Hello, friends. This is Mohit Kumar, and today we are going to continue our third part of the chapter Human Development. Let's start with the topic International Comparison. जैसे देखिए, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंटरेस्टिंग साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं है कि आप देख सकते हैं कि भाई बहुत सी छोटी कंट्रीज़ में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स में जो रैंक आता है वो बहुत हाई रहता है, जबकि इनकी बहुत छोटी इकोनॉमी होती है, और जबकि जो बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर उनका रैंक कम आता है। तो इसीलिए जो है ना, साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें जो जो एक हमारा जो एक थर्ड जो हमने जो एरिया था, हमारा की एरिया था, जो कि था एक्सेस टू रिसोर्स, और जिसको हम मेज़र करते हैं पर कैपिटा इनकम से और परचेजिंग पावर से, लेकिन ये उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ, या फिर इसके ऊपर बहुत कम जोर देता है, आप कह सकते हैं ऐसे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो साइज ऑफ टेरिटरी और पर कैपिटा इनकम है आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट की जो जो अगर किसी की टेरिटरी बड़ी है तो वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट कम है, और जिसकी टेरिटरी छोटी है वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो ये कहना चाह रहे हैं। देखो, ये इंटरनेशनल कंपैरिजन में आप इंटरनेशनल के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे कि इंटरनेशनल से रिलेटेड रहेंगे वो सब के सब। सेकंड देखते हैं, ऑफन स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्जर वंस इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। मैंने बताया आपको कि छोटी छोटी कंट्रियाँ जो हैं वो ज़्यादा अच्छा करती हैं कंपैरेटिवली टू स्मॉलर कंट्रीज। सिमिलरली रिलेटिवली poorer nations have been ranked higher than richer neighbors in terms of human development। और इसी तरह से क्या होता है कि इनका हाई रैंक आता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, ट्रिनिडैड एंड टबैगो have a higher rank than India in the Human Development Index despite having smaller economies। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, श्रीलंका है, ट्रिनिडैड है, टबैगो, ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, और श्रीलंका और ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं, और इनकी जो रैंक है वो भारत की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, जबकि इनकी इकोनॉमी भारत के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है इंटरनेशनल कंपैरिजन में। अगर हम देखते हैं तो अगर हम बात करें भारत के अंदर की, सिमिलरली विद इन इंडिया केरला परफॉर्म्स मच बेटर देन पंजाब एंड गुजरात इन ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्पाइट हैविंग लोअर पर कैपिटा इनकम। अगर हम भारत की बात करें तो केरला जो है उसका HDI भारत में टॉप रहता है, जबकि जो पंजाब और गुजरात जैसी इकोनॉमी है, जो भारत की जो स्टेट है उनकी अगर हाईएस्ट इकोनॉमी में काउंट होती है, वहाँ का जो HDI है वो कम है, जबकि यहाँ का HDI बहुत ज़्यादा है। देखिए, उसके पीछे आप अगर आप इसको एनालाइज़ करना चाहें कि भाई ऐसा क्यों है, तो आप देखिए केरला के अंदर जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। दूसरा, अगर हम बात करें वहाँ का सेक्स रेशो जो है वो भी वर्ल्ड में नंबर 1 है स्टेट वाइज। तो इसीलिए अगर हम देखें तो ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है कि वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जबकि जो एक्सेस टू रिसोर्स है उसका शायद वेटेज तो वैसे सेम रहता है 1/3 1/3 1/3, लेकिन भारत में ये जस्टिफाइड है कि केरला का ही आएगा हाई रैंक, ठीक है। और जो पंजाब है, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे सेक्स रेशियो जो है वो बहुत कम है अगर हम केरला से देखें तो ये चीज़ें हैं। तो ये था इंटरनेशनल कंपैरिजन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसकी तरफ बढ़ते हैं, हाउ आर कंट्रीज़ क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, अब हम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के जो स्कोर है उसके आधार पर हम कैसे कंट्रीज़ को क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लासीफाई कंट्रीज़ द ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर एंड एक्सप्लेन इट्स करेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक तो क्लासीफाई करो और उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी बताइए। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो देखिए, कंट्रीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर अर्नड बाय देम। तो उनके स्कोर, देखो मैंने बताया था आपको कि स्कोर का मतलब क्या है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट में 0 से 1 के बीच में जो स्कोर मिलता है
मैंने आपको बताया था कि 3 जो हमारे की एरियाज़ हैं उसमें 1/3 1/3 1/3 वेटेज मिलता है, और उसका जो फिर जो टोटल हो जाता है वो हमारा स्कोर होता है। जो भारत का स्कोर है वो 0.64 के आसपास है, 0.6 के आसपास लगाइए, 0.640 था 2018 में, और 2019 में थोड़ा सा बढ़ा है। तो ये स्कोर के आधार पर ही जो है कंट्रीज़ को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और आप जब एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछता है तो आप इस तरह से ही टेबल बना दीजिएगा, तो कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है एग्ज़ामिनर के लिए, तो वहाँ उसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी टेबल देखते ही वो समझ जाएगा कि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वही है कि वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो, 4 हम पार्ट में इसको बांट सकते हैं। अगर हम स्कोर के या रैंक के आधार पर हम बांटें तो वेरी हाई में अबव 0.800, तो मतलब जिनका जो इंडेक्स में जो स्कोर रहेगा अगर 0.800 से अबव रहेगा, यानी कि बहुत नज़दीक है 1 के, तो वो हाई, वेरी हाई में काउंट होंगे। और 0.701 टू 0.799 के बीच में अगर स्कोर रहेगा तो वो हाई कंट्रीज़ में काउंट होंगे। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें हाई कंट्रीज़ के नाम से, तो 0.701 से अबव कंट्रीज़ जो हैं वो हाई जो है HDI स्कोर रहेगा इनका। और मीडियम में अगर हम बात करें 0.550 टू 0.700, तो भारत भी देखो इसी के बीच में स्टैंड करता है, तो भारत मीडियम लेवल पर आता है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। और लो लेवल पर अगर हम बात करें तो वो बिलो 0.549 है, और इसमें 38 कंट्रीज़ हैं। तो ये कंट्रीज़ भी दी हुई हैं, फर्स्ट में वेरी हाई में 59 है, हाई में 53 हैं, और मीडियम में 39 है, 38 जो हैं वो लो में हैं। तो इस तरह से आप पहले तो ये अगर टेबल बना देंगे, क्लासीफाई करना अगर आ जाता है तो फिर आप ये टेबल बना देंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर आप इसको जो है एक्सप्लेन कर देंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स। जो वेरी हाई एंड हाई है उसकी करेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम है, तो इसको मैंने इकट्ठा कर लिया है। बाकी ये जो चीज़ें HDI स्कोर है और कंट्रीज़ हैं, जो रिपोर्ट जो इनकी रेटिंग है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। एक चीज़ देखिए, अब देखो जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये HDI रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग है, और जो आपकी बुक है, जो रिसेंट बुक है NCERT की, उसमें 2018 के अकॉर्डिंग के ही डाटा दिया हुआ है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको हमेशा जो है न्यू एडिशन ही ख़रीदना है बुक का। आप कभी भी पुरानी बुक मत खरीदिए, क्योंकि उसमें जो है लेटेस्ट डाटा नहीं होगा। और जो एग्ज़ामिनर जब एग्ज़ाम चेक करते हैं तो उनके पास जो की आती है उसके अंदर जो डाटा होते हैं वो रिसेंट NCERT से रिलेटेड होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अपडेटेड हैं तो आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा 2019 के अकॉर्डिंग ये है। तो आप भले दे सकते हैं, अपना करंट डाटा भी आप दे सकते हैं, आप जो आपको अगर अपडेटेड हैं आप तो। अदरवाइज़ आप जो रिसेंट बुक है आप वही लिखिए, खासकर 12th क्लास के लिए, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो जितना 12th क्लास की अपडेटेड बुक जो आई है, जो न्यू एडिशन है, ध्यान रखिएगा, पुराना एडिशन नहीं, न्यू एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पुराने एडिशन में शायद 2016 के डाटा दिए हुए हैं, तो आप उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने जो नई बुक से ही लिए हैं डाटा। तो आगे देखते हैं। कंट्रीज़ विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट आर दोज वेयर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर हैज़ टेकन प्लेस। मतलब देखो, हायर कंट्रीज़ जो है, जहाँ पर हायर ह्यूमन डेवलपमेंट है, अगर हम बात करें, वहाँ पर जो उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनका जो लॉट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट उनका रहता है वो सोशल सेक्टर में रहता है। सोशल सेक्टर का यहाँ पर मतलब ही यही है कि वो एजुकेशन पर, हेल्थ पर, और मतलब एक बहुत जो बेसिक नीड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं। और अगर ये चीज़ें अगर बेटर रहेंगी तो सीधी सी बात, आपको पता ही है 3 की एरिया हैं, अगर इन्हीं में अगर अच्छा कर देंगे तो मतलब लोगों की इनकम को कैसे न कैसे इंक्रीज़ करना और मतलब उनको बढ़ाना कैसे न कैसे। तो आप देखो, भारत में भी ऐसी बहुत सी इन्वेस्टमेंट चल रही हैं इस टाइम पे, जबकि भारत का पहले स्कोर बहुत लो था, लेकिन अब भारत में भी बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट चल रही है जिसके कारण भारत का स्कोर भी निरंतर बढ़ रहा है। जैसे आप देखो, आयुष्मान योजना चलाई है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी योजना है ना, और एजुकेशन के लिए भी हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और अगर हम बात करें एक्सेस टू रिसोर्स की, तो बहुत मतलब लोगों को स्किलफुल किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है कि हर व्यक्ति स्किल रहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब जो है हर किसी को मिलेगी। तो स्किलफुल लोगों को बनाया जा रहा है। बहुत से ऐसे स्वयं प्रभा, इस तरह से बहुत कुछ चलाया जा रहा है जो कि लोगों को स्किलफुल किया जाए, उनको एक्सेस टू रिसोर्स किया जाए एक किस्म से। तो
ये चीज़ें किस लिए हैं? ये इसीलिए हैं कि वो सोशल सेक्टर पे इन्वेस्ट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो आगे देखते हैं, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी। तो वही है कि हेल्थ केयर अच्छी देनी है और ये गवर्नमेंट की सबसे अच्छी प्रायोरिटी रहेगी, एजुकेशन और हेल्थ केयर। Education, altogether, a higher investment in people and good governance has set this country apart from the other। मतलब इनकी जो एक ये भी होता है कि आप सोशल सेक्टर में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा जो आपकी हायर जो पीपल्स के ऊपर जो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और अच्छी गवर्नेंस करते हैं, गुड गवर्नेंस करते हैं, अच्छा प्रशासन चलाते हैं, तो वो कंट्रीज़ जो होती है वो अन्य कंट्रीज से अलग हो जाती हैं अपने आप ही। तो हमारे देश में भी ये काम हो रहा है, लोगों के ऊपर बहुत काम हो रहा है। गरीब जो सेक्टर है जहाँ पर लोग बहुत कम एजुकेटेड हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे जो है हमारा भी जो है इंडिया में भी अगर हम बात करें तो सोशल सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस टाइम पे। आगे देखते हैं, मैनी ऑफ दीज कंट्रीज़ हैव बीन द फॉर्मर इम्पीरियल पावर। द डिग्री ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन दिस कंट्री इज़ नॉट वेरी हाई। देखो, जो इसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो बहुत इम्पीरियल पावर्स हैं, जितनी भी साम्राज्यवादी शक्तियां हैं जिन्होंने मतलब अपना साम्राज्य का विस्तार किया था इन पास्ट, वो कंट्रीज़ इसमें शामिल है। जैसे आप देखो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं जिन्होंने अपने जो है बहुत सारी कॉलोनी बसाई थी आउटसाइड द यूरोप, तो वो भी इसके अंदर मैक्सिमम ज़्यादा शामिल है। और द डिग्री ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन दिस कंट्री इज़ नॉट वेरी हाई। देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी नहीं है। अब यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी से क्या मतलब है? सोशल डाइवर्सिटी से मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजन नहीं है, बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं है और इतनी रेसेस नहीं हैं। तो इसी कारण से वहाँ पर जो लोग हैं वो एक ही कम्युनिटी के हैं। अगर एक ही कम्युनिटी के लोग रहेंगे तो उनके विचारधारा मिलती होगी, तो दो मत नहीं रहेंगे वो एक किस्म से, उनके बहुत सारे मत नहीं होंगे। तो इसीलिए वहाँ पर ये चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम बात करें इसके कंपैरिजन में इंडिया की, तो हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी कास्ट हैं, रेसेस हैं और इसके अलावा लैंग्वेजेस हैं, तो बहुत सारे फेस्टिवल हम इंजॉय करते हैं। लेकिन इसका एक जो है, अगर हम नेगेटिव फैक्टर मैं आपको बताऊं तो बस यही है कि बहुत सारे मत भी हो जाते हैं कि इतनी सारे रिलीजन हैं, इतने सारी कास्ट हैं, सबके अलग अलग मत हैं, तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये चीज़ बांटती भी हैं। तो जो हमारे को जोड़ती है तो कहीं ना कहीं वो बांटती भी है। तो ये डाइवर्सिटी जो है, सोशल डाइवर्सिटी, उन कंट्रीज़ में जहाँ पर हाई इंडेक्स है वहाँ पर बहुत कम है। वहाँ पे एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं लगभग, जो है वहाँ पर जो अंग्रेज ही रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मतलब इनकी जो मूल है अगर हम बात करें तो वो एक ही है इनका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। Many of the country with a high human development score located in Europe and represent the industrial western world। देखो, जितनी भी अधिकतर कंट्रीज़ जो हैं ये हाई अगर हम बात करें जहाँ पर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक है, तो वो कंट्री जो है यूरोप से लोकेट करती हैं। और जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उसकी कंट्रीज़ इसमें ज़्यादा आती है। लेकिन फिर भी एक बहुत सारी संख्या जो है वो इस सेक्टर की नहीं भी है। मतलब अगर हम बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं आती है, तो वो भी इसमें शामिल हैं। येट देयर आर स्ट्राइकिंग नंबर ऑफ नॉन यूरोपियन इन द लिस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड अब की अब बात करते हैं। ये तो था हमारा पहला, अगर हमने इसको मर्ज कर दिया, वेरी हाई एंड हाई की, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। अब बात करते हैं मीडियम लेवल की। देखो, मैंने ऊपर दिया हुआ है आपको थोड़े से डाटा। तो HDI रैंक है 2019 का। फर्स्ट जो है रैंक नॉर्वे का है, जिसका जो स्कोर था HDI स्कोर 0.954 था। और स्विट्ज़रलैंड जो है 0. ये शायद कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, 46 नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये एक बार मैं देखूंगा और अगर कुछ ठीक होगा तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। और इंडिया का देखो 129 है, 0.647 है और 2019 के अकॉर्डिंग है ये सारा कुछ। और इसी में अगर हम देखें भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 69.4 हो गई है इस टाइम पे, जो बढ़ गई है। और मतलब ये भी काउंट होता है, आपको पता है कि तीन चीज़ें देखते हैं। तो हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी से जो जीवन प्रत्याशा होती है उसी से हम देखते हैं कि मतलब एक एवरेज व्यक्ति कितना जीता है।
तो वो 69 साल की जो हमारी एक एवरेज एज होगी इस टाइम पे, जो बहुत कम थी पहले, 60 के आस बहुत नज़दीक थी, अब 69.4 हो गई 2019 में, तो ये बड़ी है। यानी कि भारत में अब जो एवरेज लोग जो हैं 69.4, लगभग 70 साल तो जी ही रहे हैं। तो ये है इंडिया का जो रैंक है 0.647 है 2019 के अकॉर्डिंग, और 640 था 2018 के अकॉर्डिंग जो स्कोर था हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं, मीडियम लेवल कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। ये ऊपर स्विट्ज़रलैंड है, एक बार आप भी जो है गूगल कर सकते हैं, आप चेक कर लेंगे तो आपको डाटा आ जाएगा, बाकी मैं भी इसको डाल दूंगा। आगे देखते हैं मीडियम लेवल कंट्रीज़। देयर आर 39 कंट्रीज़ इन द मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये तो आपने ऊपर लिस्ट लिखी है, 39 कंट्रीज़ हैं। मोस्ट ऑफ दीज हैव इमर्ज इन द पीरियड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखो जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सब की सब जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इमर्ज हुई हैं, और जैसे इंडिया है वो भी हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही, हम भी लगभग उसके बाद ही हुए हैं हम भी, ठीक है ना। और अगर हम बात करें सम कंट्रीज़ फ्रॉम दिस ग्रुप फॉर्मर कॉलोनीज़ while many other have emerged after the breakup of the erstwhile Soviet Union in 1990। देखिए, तो इसमें कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जो पहले कहीं ना कहीं जहाँ पर वो कॉलोनीज़ रही थी एक किस्म से, जैसे इंडिया भी एक कॉलोनी रही है। तो इस तरह से इसमें लगभग वही कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित हुआ था, मतलब जो उपनिवेश रहे हैं, कॉलोनीज़ रही हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं किसी बाहरी शक्ति का राज रहा है। जबकि कुछ ऐसी भी कंट्रियाँ हैं जो सोवियत यूनियन था उस समय का, जब उसमें जब ब्रेक हुआ था, जब वो टूटा था, तो उसमें 1990s में कुछ कंट्रियाँ इमर्ज हुई थी। तो वो कंट्रियाँ भी जो हैं इसी में शामिल है। अब उसमें कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप बना दिया गया था बाद में, CIS, तो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं, ये कंट्रीज़ जो हैं उसी में से निकली थी, और वो कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं मीडियम रैंकिंग में शामिल हैं। आगे देखते हैं, मैनी ऑफ दीज कंट्रीज हैव बीन रैपिडली इंप्रूविंग देयर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर बाय अडॉप्टिंग मोर पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी एंड रिड्यूसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन। और अभी इसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो अपना इम्प्रूव कर रही हैं रैपिडली अपना ह्यूमन डेवलपमेंट को, और इस कैसे कर रही हैं, बाय अडॉप्टिंग पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़, मतलब पीपल को सेंटर में रखकर वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि कैसे पीपल को इम्प्रूव किया जाए, उसकी डेवलपमेंट की जाए। तो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी का मतलब यही है। और रिड्यूसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जितना हो सके जो सोशल जो सामाजिक भेदभाव है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, उसको कम कर रही हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स हैव फेस्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सोशल uprisings at same point of the time in the recent history। और ये सारी कंट्री भी वही रही हैं जिन्होंने अपने जो कंट्री है वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी है, सोशल अपराइजिंग्स देखी हैं। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर देखो बहुत सारे सामाजिक जो विद्रोह हैं, दंगे हैं, वो होते रहते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल भी इंस्टेबिलिटी रहती है, सरकारें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ये भी इन्होंने देखे हैं, तो ये भी बहुत बड़े कारण रहे हैं। तो ये आज मीडियम स्कोर पर हैं, जबकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, लेकिन अभी बहुत हाई लेवल पर नहीं पहुँचे हैं। बट ये वो कंट्रीज़ हैं जो आने वाले समय में आपको हायर कंट्रीज़ में दिखेंगी, चाहे वो इंडिया भी हो, क्योंकि इंडिया भी अपना अच्छे से काम कर रहा है। आगे देखते हैं हम लो लेवल कंट्रीज़। लो लेवल कंट्रीज़ में 38 जो है कंट्रीज़ हैं टोटल। ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दीज आर स्मॉल कंट्रीज़ विच हैव बीन गोइंग थ्रू पॉलिटिकल टर्मोइल, सोशल इंस्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सिविल वॉर, फैमिन और ह्यूमन इंसिडेंट्स ऑफ डिजीज़। देखो ये वो कंट्रीज़ हैं जो बहुत, एक तो मतलब आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजरी हैं, जहाँ पर टर्मोइल रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा सिविल वॉर हुए हैं, फैमिन, अकाल पड़े हैं, और बहुत सारी बीमारियाँ जो महामारियाँ फैली हैं यहाँ पर। इस वजह से ये जो हैं वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप ये भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर टेररिज्म बढ़ा है, आप ये भी इसमें मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे आतंकवाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो इस वजह से जो है ये कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत नीचे रह गई हैं। और जैसे अब इसमें हम बात करें, कुछ बहुत सारी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ इसमें आती हैं, है ना, जैसे इसमें नाइजर है, बुरुंडी है। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, अगर हम बात करें सीरिया है, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल रहते हैं, अफ़गानिस्तान है, तो ये कंट्रीज़ जो हैं वो रैंक में नीचे रहेंगी। चाहे पाकिस्तान भी वो नीचे ही रहेगा ये रैंक में, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ हैं
देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ग्रुप थ्रू वेल थॉट आउट पॉलिसीज़। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि पॉलिसीज़ बनाई जाएँ ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। और एक पॉइंट और ऐड किया मैंने इसमें, दिस कंट्री स्पेंड मोर ऑन डिफेंस सेक्टर रादर देन द सोशल सेक्टर। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादातर अपना जो है डिफेंस सेक्टर में जो है अपना इन्वेस्ट करती हैं, जबकि सोशल सेक्टर में बहुत कम करती हैं। तो ये युद्ध वगैरह की चीज़ें सामग्रियों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। और कहीं ना कहीं भारत का भी यही कारण है कि भारत अब का बहुत ज़्यादा परसेंट भारत भी अपना डिफेंस सेक्टर में लगाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की इकोनॉमी बड़ी है तो भारत अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा शेयर जो है एजुकेशन और हेल्थ पे भी लगाता है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में भी भारत बहुत बड़ा शेयर लगाता है। इसीलिए आज मीडियम कंट्रीज़ में आ रहा है। अगर और वो भारत की का मजबूरी भी कह सकते हो कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है हमारे तरफ चारों तरफ, तो इसीलिए वो लगाना भी पड़ता है कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो था आपका पूरा चैप्टर, एक किस्म से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी जो है आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि जो हाई लेवल जो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं और लो लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उसका कंपैरिजन दीजिए। तो आपसे ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो है मतलब ये चार ही पूछ ले, क्लासीफाई कीजिए चारों को, तो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है हाई एंड लो लेवल की जो है करेक्टरिस्टिक्स बताइए किस्म से, उनका कंपैरिजन कीजिए। तो वैसे सिंपल है, सेम जो आपने ऊपर पढ़ लिया है सब की सब वही चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, बस एक जो हाई और लो का कंपेरिजन हो गया ये। Countries with high level of human development invest more in the social sector. On the other hand, region with low level of human development tend to spend more on defense sector rather than the social sector. तो एक ये जो कंट्रीज़ हैं वो सोशल सेक्टर पे इन्वेस्ट करती हैं, ये जो है डिफेंस सेक्टर पे करती है rather than सोशल सेक्टर। सेकेंड है दीज रीजन इंटेंड टू बी लोकेटेड इन एरिया ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और टर्मोइल। मतलब ये वो कंट्री है जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जबकि ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़ हैव लो सोशल डाइवर्सिटी, यहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी बहुत कम रहती है। मैंने आपको बताया है बहुत ज़्यादा रिलीजन या कास्ट यहाँ पर नहीं होते हैं, लेकिन ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीजन कास्ट भी रहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज आर ऑल्सो इक्विटेबल, मतलब जहाँ पर जितना भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लगभग सभी को रिसोर्सेज मिल रहे हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हाई लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो हाई है, यहाँ पर लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो ये सारे आप कारण और भी बता सकते हो इसके अंदर। आप जो है अभी जो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा तो आप बहुत सारे कारण इसमें बता सकते हो। तो ये आपका पूरा चैप्टर था ह्यूमन डेवलपमेंट, जो हमने देखा बहुत अच्छे से डिटेल में इसको, और आज ये कंप्लीट हुआ है। अब जो है नेक्स्ट जो है मैं सेकंड बुक जो है हमारी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है मैं स्टार्ट करूँगा। विद इन 2-3 डेज़ में मैं आपको एक वीडियो दे दूँगा इसमें। तो ये है कि अभी हम इतना ही करेंगे इस बुक में, आगे हम उस बुक का लेते हैं 2-3 चैप्टर उसका भी लेते हैं। तो मुझे एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो और जैसे मुझे भी ये कुछ डालना होता है वीडियोज़ को, आरओ को भेजना होता है, तो आपको अब अगला चैप्टर में जो है अगली जो वीडियो मिलेगी वो सेकंड पार्ट का, जो हमारी जो सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर रहेगा। तो ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।